नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी में हम आपके सामने निरंतर उपस्थित हो रहे हैं और जैसा कि इस पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ये हिस्ट्री का जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये न केवल आपका पेट एग्जाम के लिए है अपितु यूपी आरओ पीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन आता है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छे से बहुत डेप्थ में इसको लेके जाया जाए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, ये मेरा प्रयास है। तो जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी हिस्ट्री को और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट खास करके उसके लिए साथ साथ में आरओ भी बेनिफिशियल है और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारी चर्चा चल रही थी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका पहला यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें हमारी बहुत डिटेल में चर्चा चल रही है। पिछली क्लासेस में पाँच क्लासेस में हमने बहुत ही अच्छे से स्थलों को और भी बाकी जो चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ बचे स्थलों को भी हम देखेंगे जिसमें मुख्य रूप से कुछ इम्पोर्टेंट 4 स्थल हैं और बचे हैं और उसके बाद में अन्य जो स्थल हैं उनसे कुछ फैक्चुअल पॉइंट भी हम लेके चलेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन और आपका जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, उन सबको समेटते हुए और मेरा प्रयास रहेगा कि आज सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो प्रयास है वो यही रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो ठीक ठाक अच्छे ढंग से पढ़ा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो क्लासेस आ रही हैं बहुत ही डिटेल में बहुत ही डेप्थ में चल रही हैं। तो आज हम कुछ बचे स्थलों को जल्दी से देखेंगे, साथ साथ में आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं अन्य तथ्यों की भी चर्चा करेंगे। तो मिसलेनियस पॉइंट भी लेके चलेंगे। तो इस प्रकार हमारी क्लासेस जो हैं, पिछली क्लासेस जिन भाइयों बहनों ने नहीं देखा हो उसको अवश्य देखिएगा, फिर आज की क्लास में आप लोग शामिल होइएगा। तो आज जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी मुख्यतः 4-5 स्थलों पर है, उसको हम समाप्त करने के बाद में अगला जो पॉइंट होगा उसको लेंगे। तो फिलहाल आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। साथ साथ में आपको अगर क्लास सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ उसको शेयर भी जरूर करना और अत्यधिक पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक में आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लगता है वह फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की हम चर्चा करेंगे स्टार्ट। पिछली क्लास में कुछ मैंने स्थलों को रोपड़ वगैरह को मैंने चर्चा में लिया था और आज हम देखेंगे यूपी के स्थलों की। और यूपी के स्थलों में आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें यूपी में 2-3 स्थल देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें आपका जो आलमगीरपुर है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो आलमगीरपुर की चर्चा को हम करते हैं आज स्टार्ट। और इसमें अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो खोज हुआ वह 58-59 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका खोज किया गया था इस स्थल का। अगर बात करें तो इस खोज में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल का खोज किया गया, जबकि अगर बात करें तो इस खोज में भारतीय सेवक समाज संस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतीय सेवक या भारत सेवक समाज संस्था का भी इस खोज में योगदान है। जबकि अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में तो यज्ञदत्त शर्मा को आपको याद रखना है। 58-59 में इसकी खोज की गई। अगर बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1974 में प्रारंभ होता है और 1974 में किया गया और पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में इसकी खुदाई या उत्खनन कार्य करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अवस्थिति कहाँ है तो इसको आपको ध्यान रखना है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित या आपका जो है स्थल है। अब अगर इसको बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपका परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता है। परशुराम का खेड़ा, इसे परशुराम का खेड़ा कहा जाता है। और साथ साथ में एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, हिंडन नदी के तट पर है, यह तो सबको याद रहता है और सब अच्छे तरीके से याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंडन नदी के किस तट पर है ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो हिंडन
नदी के दाएं तट पर है, यानी राइट हैंड पर है, या बाएं तट पर? तो यह बाएं तट पर स्थित यह स्थल है। तो इसको भी याद रखना है। नदी के साथ साथ में आपको किस तट पर है, किस ओर है, उसको भी याद रखना है। तो ये बाएं तट पर स्थित यह स्थल है। परशुराम का खेड़ा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता है। परशुराम का खेड़ा। बात करें तो गंगा यमुना दोआब में खोजा गया ये सैंधव सभ्यता का प्रथम स्थल है। जैसा कि अगर बात करें तो सैंधव सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इन स्थलों को देखा जाता है, घग्गर नदी के आसपास। लेकिन यह सैंधव सभ्यता में अगर बात करें तो गंगा यमुना दोआब में खोजा गया प्रथम स्थल आपका जो था वह आलमगीरपुर था। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। अगर बात करें तो आलमगीरपुर, आपको मैंने बताया था संपूर्ण सैंधव सभ्यता में जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी स्थल है, वह आलमगीरपुर है। अगर एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे किसी एग्जाम में ये तथ्य पूछा जा सके। अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि चार जो है, अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें तो हम पढ़ते हैं ऊपर मांडा पढ़ते हैं, इधर आलमगीरपुर पढ़ते हैं, आलम लिख दे रहा हूं, और इधर सुतकांगे डोर पढ़ते हैं, और इधर बात करें तो दैमाबाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दैमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा कश्मीर अखनूर जिला, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान। तो ये पढ़ते आए हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? ये पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर बात करें तो अगर अफगानिस्तान में चूंकि स्थल है, तो अफगानिस्तान में अगर बात करें तो उत्तरतम बिंदु संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे जो उत्तरी बिंदु है तो वहां सोर्तगुई को भी मान सकते हैं। सोर्तगुई और मुंडी गौक ये दो स्थल हैं अफगानिस्तान में। तो सोर्तगुई या मुंडी गौक को भी हम उत्तरतम स्थल मान सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अभी तक किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं मिला है। लेकिन खोज अगर जब सोर्तगुई या मुंडी गौक की हुई तो देखे तो अगर संपूर्ण सैंधव सभ्यता की बात करें तो यह आपका जो है उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। अगर बात करें भारत में तो मांडा ही होगा। भारत में अगर स्थित सैंधव सभ्यता के अंतर्गत जो स्थल हैं उसमें बात करें तो हम मांडा को ही लेंगे। लेकिन संपूर्ण सैंधव सभ्यता की बात करें तो वह सोर्तगुई मुंडी गौक भी हो जाएगा। ऐसे ही ये सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है, आप जानते होंगे बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में अगर है यह स्थल, तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी सबसे पश्चिमी जो स्थल है उसको हम नागेसर, क्योंकि नागेसर की खोज हो चुकी है, नागेश्वर स्थल है, नागेश्वर। और नागेश्वर जो है यह गुजरात में स्थित स्थल है। तो इस बात को भी, तथ्यों को याद रखिएगा, स्मरण में रखिएगा, अपनी मेमोरी में इसको रखे रखिएगा। हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जा सके। तो आपको अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु जो सैंधव सभ्यता का है स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल वह कौन सा है, तो नागेश्वर भी लेके चल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम में संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सोर्तगुई और मुंडी गौक को भी माना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी भारत में अगर उत्तरतम बिंदु देखें तो भारत में आपका जो है मांड्या ही है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर अखनूर जिले में है। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए आप इसको चलिएगा। हो सकता है इतिहास जो है अपवादों और जो है मिथकों, तमाम जो है भ्रांतियों से भरा है इतिहास। तो इसलिए कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनको आपको सिर्फ रट के चलना है। जैसे मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वह आपके घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं। जबकि अगर साक्ष्यों की बात करें तो वहां पे साक्ष्य जो है घोड़े की मूर्ति, साथ साथ में घोड़े के अवशेष, अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे यही लिखेंगे कि सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो इस प्रकार के ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। भ्रांतियों भरे ये तथ्य होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं, इनको याद रखने। तो फिलहाल ये मैंने बता दिया। अब मैंने आलमगीरपुर पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। तो पूर्वी छोर हो गया। पश्चिमी अगर भारत में देखें तो ये पूरे संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे पूर्वी यही होगा आलमगीरपुर। लेकिन अगर बात करें भारत में पश्चिमी बिंदु कौन सा हो सकता है, तो भारत में पश्चिमी सैंधव सभ्यता का स्थल आपको नागेश्वर भी याद रखना है, नागेश्वर याद रखना। क्योंकि सुतकांगे डोर जो है वह आपका कहाँ पे है, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है, इसको ध्यान रखिएगा।
वही बलूचिस्तान जहाँ पे आजकल क्रांति चल रही है, तो उसको ध्यान रखिए। अब बात करें तो आलमगीरपुर में क्या साक्ष्य, क्या अवशेष मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें तो इसके उत्खनन के दौरान विशिष्ट हड़प्पा कालीन मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले हैं जो विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साक्ष्यों में देखें तो टेराकोटा निर्मित एक कुबड़ वाले बैल और सांप की मूर्ति मिली है। टेराकोटा जो मिट्टी को आपको पका के खिलौने के रूप में बनाया जाता है। कहाँ का टेराकोटा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या वह टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध है वह क्या आपका ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सूचीबद्ध है कि नहीं है, इसको भी बताइएगा। तो टेराकोटा निर्मित एक कुबड़, जानते हैं सिंधु सभ्यता में ये एक कुबड़ वाला जो बैल होता था यह काफी पवित्र माना जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पवित्र माना जाता था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सांप की मूर्ति भी टेराकोटा की बनी हुई प्राप्त हुई। यहाँ पे रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, जिसपे हम लोग गोल गोल चौकी होती है रोटी बेलते हैं, वह चौकी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये तथ्य भी याद रखने हैं। कटोरे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन मनके प्राप्त हुए हैं, साथ साथ में कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और तांबे से निर्मित टूटा हुआ एक ब्लेड का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जो कि तांबे से निर्मित था। एक टूटा हुआ ब्लेड का टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कटोरा भी टूटा प्राप्त हुआ है। कटोरे के साक्ष्य मिले हैं, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन मनके मिले हैं और रोटी बेलने की चौकी मिली है। तो इन सभी तथ्यों को आलमगीरपुर में आपको याद रखना है। अगर बात करें तो आलमगीरपुर के साथ साथ में आपका जो अन्य स्थल अगर यूपी में देखें तो कौन कौन से अन्य स्थल हैं यूपी में, तो यूपी में इसी समय मैं बता देना चाहता हूँ। अभी तक अगर बात करें तो यूपी में 2 स्थल और, इनका नाम याद रखिएगा। जैसे एक है, नाम इंपॉर्टेंट है बस, बड़ा गांव है, और एक है उल्लास, ये भी ध्यान रखिएगा। ये शायद सहारनपुर में बड़ा गांव। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बड़ा गांव कहाँ पे स्थित स्थल है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इन स्थलों के नाम भी आपको याद रखने हैं, परिचित रहने हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से तथ्य नहीं है जैसे उल्लास और ये बड़ा गांव से, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आपका जो अन्य आपके अगला जो स्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो स्थल आपके सामने है वह है रंगपुर। तो रंगपुर की खोज बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है। जैसे खोज SR राव के द्वारा ही खोज की गई माना जाता है 57-58 में, हालांकि 58-59 भी देखा जा सकता है ईयर में, आपको ध्यान रखिएगा। और उत्खनन बात करें तो प्रथम बार उत्खनन जो इसका कार्य करवाया गया वह MS वत्स के द्वारा कराया गया, बाद में घुर्रे के द्वारा करवाया गया, और साथ साथ में दीक्षित ने भी इसमें जो है उत्खनन कार्य करवाया। लेकिन अंतिम रूप से जो उत्खनन कार्य करवाने का जो श्रेय है वो SR राव के पास ही है, और SR राव ही खोजकर्ता भी हैं। तो ईयर हो सकता है, ईयर जो है इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खोज बस ऐसे नाम याद रखिए, खोज जो है SR राव के, उत्खनन अंतिम रूप से भी SR राव के द्वारा करवाया गया था 58-59। अगर बात करें अवस्थिति कहाँ है तो ये आपका सुरेंद्रनगर जिला जो गुजरात में है वहाँ पे स्थित यह स्थल है। और रंगपुर की बात करें तो इसमें सुखभादर या भादर नदी के समीप है, नदी के बिल्कुल किनारे नहीं लेकिन उसके समीप है। लोथल से आगे जब इधर बढ़ेंगे, लोथल से आपका इधर साइड चलेंगे पश्चिम साइड में, तो उसी लाइन उसी दिशा में लगभग पड़ जाता है। ये सुखभादर नदी के समीप यह स्थल रंगपुर का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बात करें तो प्राप्त अवशेष या साक्ष्य, अब चूंकि ऐसे जो चर्चित स्थल है जैसे लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदड़ो हो गया, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हो सकता है नए स्थलों पर प्रश्न पूछे जाएं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक बहुत विशेष क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखने को मिले हैं, परंतु आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्राप्त अवशेष में अगर देखें तो यहाँ से सैंधो संस्कृति के उत्तरावस्था का मतलब है परिपक्व अवस्था के बाद की अवस्था, यानी अंतिम चरणों की अवस्था, तो उत्तरावस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से बात करें तो धान की भूसी के ढेर मिले हैं, ढेर के साक्ष्य मिले हैं।
साथ में बात करें तो कच्ची ईंटों के दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। साथ में अगर बात करें तो नालियां और मृदभांड, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के फलक आदि मिले हैं। यहाँ से तो एक चीज ध्यान रखना है, ना कोई मुद्रा, ना मोहर, और ना जो है मात्र देवी की जो है मूर्ति, ऐसा कोई भी साक्ष्य यहाँ से रंगपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। इसे अगर बात करें तो यह हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र इसे कहा जाता है। किसको? रंगपुर को। औरस पुत्र क्या होता है? औरस पुत्र होता है जो वैध वैध लीगल जो आपका सन हो, उसे औरस पुत्र कहा जाता है। लीगल सन का मतलब हुआ कि एक विवाहित, बाकायदा विवाहित स्त्री जो है वह उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र है। और साथ साथ में अगर बात करें तो समान जात समान वर्ण में जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, यानी आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो विवाहित स्त्री, साथ साथ में वैध पुत्र होना चाहिए, और दूसरी बात समान जात समान वर्ण की जो है वह महिला और पुरुष होने चाहिए। तो इस प्रकार यह औरस पुत्र कहा गया है हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर को। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं अन्य स्थलों में अगर बात करें तो फटाफट एक दो स्थल और देखते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में हम जो स्थल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और छोड़ने का प्रयास मेरा ये नहीं है, इसीलिए क्योंकि अब जानते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। तो अगर पेपर बिल्कुल बदलाव भरे आ रहे हैं तो जो रटे रटाए तथ्य हैं हो सकता है उनको ना पूछ के इतर प्रश्नों पे या नए प्रश्नों पे या नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए आपको सारे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं या नहीं भी इम्पोर्टेंट है, कुछ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। तो 11 स्थलों पे चर्चा हो चुकी है हमारी। 12वां स्थल हम देख लेते हैं, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी की बात करें तो इसकी खोज लिखिएगा। खोज खोज किसके द्वारा? तो रफीक मुगल और डॉक्टर सूरजभान द्वारा। रफीक मुगल, रफीक मुगल का नाम पहले भी आपको चर्चा में ले चुके हैं। रफीक मुगल एंड डॉक्टर सूरज भान के द्वारा किया गया था, खोज किया गया था। इसमें ध्यान रखिएगा समय इसका निश्चित नहीं है कब यह खोज की गई थी, तो समय निश्चित नहीं, समय यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो डॉक्टर रफीक मुगल, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी बड़े स्थलों में आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना। अगर बात करें तो यहाँ पे अवस्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है, अवस्थिति क्या है इसकी, कहाँ स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। हिसार जिला, हिसार जिला यह आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। देखिए हिसार और फतेहाबाद ये दो जिले आसपास हैं, और हो सकता है कोई स्थल यहाँ से थोड़ा सा, जैसे बनावली की बात करें तो हो सकता है स्थलों की अगर बात करें तो कोई ऐसा निश्चित सीमा तो है नहीं। अगर फतेहाबाद में चला गया तो कहीं फतेहाबाद देखने को मिलता है, कहीं अगर हिसार में चला है पूर्णतः तो हिसार में देखने को मिलता है। तो हिसार मुख्य रूप से, हिसार आप याद रखिएगा, हिसार हिसार। ऐसे ही जैसे वो श्री गंगानगर जो है राजस्थान का, और साथ में उसको वर्तमान में उसका क्या नाम था, हनुमानगढ़ जिला। तो इस तरीके से वो भी दोनों जिले आपस में एकदम सटे हैं आपस में, इस बात को ध्यान रखें। तो स्थिति हिसार जिला में है। और बात करें उत्खनन, हिसार जिला हरियाणा में, और यहाँ पे नदी कौन सी है, तो यहाँ पे नदी याद रखिएगा, घग्गर नदी, ब्रैकेट में सरस्वती नदी, पुरानी सरस्वती नदी जो कि घग्गर कहलाती है, तो उसी के किनारे यह स्थल जो है स्थित आप मान सकते हैं। और अगर बात करें तो इसका उत्खनन, उत्खनन किसके द्वारा, उत्खनन की बात करें तो 1997-98 में, 1997-98 में अमरेंद्र नाथ घोष के द्वारा, अमरेंद्र नाथ घोष के द्वारा इसका जो है उत्खनन कार्य करवाया गया था।
अमरेंद्रनाथ घोष, घोष नहीं लेते हैं यहाँ पे, ये तो अलग गड़बड़ हो जाएगा। अमरेंद्रनाथ आप याद रखिए, अमरेंद्रनाथ के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। अगर प्राप्त साक्ष्यों में देख लें, साक्ष्य देख लेते हैं फटाफट। साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साक्ष्य में मातृ देवी की अंकित एक, मातृ देवी की अंकित एक लघु मूर्ति, लघु मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, साथ में लघु मातृ देवी की अंकित एक लघु मुद्रा याद रखिए। मतलब उस मुद्रा पे जो है आपको क्या लिख, मातृ देवी जी का अंकन है उस मुद्रा पे। लघु मुद्रा है, छोटी मुद्रा पे मातृ देवी का अंकन है, बस इतना ध्यान रखिएगा। मातृ देवी की मूर्ति नहीं है, मातृ देवी का अंकन है एक मुद्रा पर, मुद्रा प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे दुर्ग, प्राचीर और स्तंभ, स्तंभ युक्त मंडप प्राप्त हुआ। दुर्ग और प्राचीर तथा स्तंभ युक्त मंडप प्राप्त हुआ था। मंडप जानते होंगे, मंडप प्राप्त हुआ है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऊंचे चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर, चबूतरे पर निर्मित अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त, ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है एक नर कंकाल, नर कंकाल भी मिला है। और पांचवा ले लेते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अन्नागार, अन्नागार या धान्य कोठार भी मिला है। तो ये भी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे मातृ देवी का अंकन है, साथ में आपको दुर्ग, प्राचीर और स्तंभ युक्त एक मंडप प्राप्त हुआ है, और ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, और नर का कंकाल प्राप्त हुआ है। साथ में आपको अन्नागार ध्यान रखना है, धान्य कोठार ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए आपके जो महत्वपूर्ण स्थल थे, उनको हमने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल देख लिया है। अब हम बात करेंगे आगे, और आगे कुछ चीजें यहाँ मैं बताना चाहूंगा। जैसे स्थल तो हो चुके हैं, अब स्थलों में बात करें तो सबसे बड़ा और छोटा स्थल है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल कौन, सबसे छोटा स्थल कौन। प्रमुख स्थलों की चर्चा हमारी हो चुकी है, और अब हम देखेंगे कि आपका क्षेत्रफल के अनुसार, जनघनत्व के अनुसार कौन से बड़े स्थल हैं जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े स्थलों की बात करें तो वो कौन से हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार स्थलों का क्रम, स्थलों का क्रम, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्रम में आपको पहला स्थल ध्यान रखना है गनेड़ी, गनेड़ीवाल, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्थल था, कौन सा, गनेड़ीवाल। तो गनेड़ीवाल पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल। फिर उसके बाद बात करें तो हड़प्पा है। फिर उसके बाद बात करें तो मोहन जोदड़ो, जोदड़ो है। फिर उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपका धौलावीरा है, धौलावीरा है। फिर उसके बाद बात करें तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो कालीबंगा है। ये बड़े स्थलों की चर्चा हो रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो ये आपके जो स्थल है वो स्थलों का क्रम है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये गनेड़ीवाल और हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो, इसीलिए मैंने 3 को ऊपर लिखा है। तो ये तीनों जो स्थल हैं, ये तीनों स्थल जो हैं ये पाकिस्तान में, पाक में है। ठीक है, धौलावीरा आप जानते होंगे गुजरात है, और धौलावीरा गुजरात, राखी गढ़ी आपका हरियाणा, और कालीबंगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा आपका राजस्थान, धौलावीरा गुजरात और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। तो ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये बड़े स्थलों की चर्चा हो चुकी है। ठीक है, बड़े स्थलों की चर्चा हमारी, ये क्षेत्रफल के अनुसार ये बड़े स्थल हैं। अगर बात करें जनघनत्व, तो जनघनत्व के अनुसार स्थलों का क्रम, स्थलों का क्रम क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा जन घनत्व के अनुसार। तो सबसे बड़े नगर की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद में हड़प्पा है, हड़प्पा है, फिर है गनेड़ीवाल। तो ये 3 स्थल आपके हो गए कहाँ पे, पाकिस्तान में। जबकि आपका जो है धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में, साथ में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, और साथ में कालीबंगा, कालीबंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कहाँ पे, पाक वाले स्थलों में। यहाँ पे जो गनेड़ीवाल है वह लास्ट में पहुंच गया है। बाकी भारतीय जो स्थल हैं उसमें आपको ध्यान रखना है ये तीनों स्थल सेम प्लेस पे हैं, चाहे वो जनसंख्या हो और चाहे वो जनघनत्व हो, मतलब जनघनत्व हो या चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों की दृष्टि से ये आपके भारतीय जो स्थल हैं वो अपने स्थान पे हैं। जबकि यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। आप क्या करिए, गनेड़ीवाल को उठा के अंतिम में कर दीजिए, बाकी पूरा जो क्रम है वह बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर पूछे आपसे कोई कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आपको धौलावीरा बोलना है। अगर पूछे जनगणना के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, तो भी आपको धौलावीरा बोलना है। तीनों स्थलों का जो बड़े स्थल है भारत में, तीनों का क्रम बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस तथ्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो ये संपूर्ण सिंधु सभ्यता के आपके जो ये स्थलों का क्रम है वह भी आपका हो गया समाप्त। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका कैसे आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, इन सब की चर्चा संपूर्ण करते हुए ये आपकी जो टॉपिक है वो समाप्त करेंगे, आज ही करेंगे समाप्त। और अगला जो इसका विषय है, अगला ये जो टॉपिक है उसको हम वैदिक सभ्यता को भी आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब हम करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें फैक्ट हैं, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर बात करें तो सबसे पहला तथ्य आपसे में पढ़ा चुका हूं, प्रथम विश्व का प्रथम ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह का साक्ष्य कहां से, लोथल से, लोथल से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रथम ज्वारीय बंदरगाह था और इसका निर्माण लोथल के कारीगरों द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण लोथल के कारीगरों के द्वारा किया गया। अब हरियाणा का एक स्थल है कुनाल, कुनाल, कुनाल नाम याद रखना है। कुणाल भी लिख सकते हैं, कुनाल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है चांदी के 2 मुकुट, मुकुट जानते हैं, मुकुट प्राप्त हुए, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अतः माना जाता है कि भारत को चांदी की देन जो है
भारत को चांदी की देन सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। यानी भारत को चांदी की देन सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। और ये कुणाल जो आपका है, यह आपका हरियाणा में स्थित स्थल है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर तीसरे तथ्य की बात करें तो हाल में कुणाल से क्या हुआ है, यही इसी कुणाल से कुछ ऐसे मृदभांड पाए गए हैं जो 7-8 हजार वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। अगर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है तो हम सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वह 7-8 हजार ईसा पूर्व हम लेके मानेंगे। प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुणाल से ही ऐसे मृदभांड मिले हैं जिनका समय काल देखें तो ये 7-8 हजार वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। तो 7-8 हजार ईसा पूर्व के ये प्रतीत होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी प्रमाणित नहीं है। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है। नहीं, ये कांस्य युगीन सभ्यताओं में इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता जो है यह आपका पाषाण सभ्यता, यहाँ पे पाषाण है। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है लौह युगीन सभ्यता। पाषाण और लौह युगीन सभ्यता के मध्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाषाण और लौह युगीन सभ्यता के मध्य जो है उसको हम क्या मानते हैं? उसको मानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में आपको ध्यान रखना है तांबे तथा टिन से निर्मित तांबे और तांबे के रांगे टिन से निर्मित जो है कांस्य का प्रयोग किया जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ये कांस्य युगीन सभ्यताओं में इनकी जो है एग्जाम्पल के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। साथ साथ में आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, हालांकि कुछ साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग संघर्ष यानी लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह नहीं देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष नहीं देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग शांति प्रिय लोग थे। ठीक है, शांति प्रिय थे। अब बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक नाम है उनका, आपका डायसन ने कहा है कि जो ये सूतकांगे डोर जो आपका बलूचिस्तान में है, तो सूतकांगे डोर को इन्होंने क्या बताया है? सेना की चौकी बताया है। सैन्य चौकी बताया है सूतकांगे डोर को। आरएल डायसन इनका नाम है। इन्होंने कहा कि ये सूतकांगे डोर जो स्थल है यह एक सैन्य चौकी के रूप में यह स्थल था। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो सूतकांगे डोर तथा लोथल बंदरगाह, सूतकांगे डोर एवं लोथल ये 2 क्या थे? ये बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो 8वें तथ्य को मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से मैंने ये चर्चा में भी बताया था, जब कल जो देख रहे थे स्थलों में, तो मोहनजोदड़ो की चर्चा में मैंने बताया था कि यहाँ से किसी भी प्रकार की कब्र का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आमरी एक स्थल है, आमरी, यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। आमरी से हिरण के साक्ष्य, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान रखने हैं कि आमरी से हिरण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको याद रखना है। और अगर बात करें
तो यहाँ पे कुछ अभी एक स्थल है, आपको ध्यान रखना है, कोटदा भादली, ये जो नया स्थल है और ये गुजरात में खोजा गया था। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत से, सबसे ज़्यादा अगर स्थलों की बात करें तो गुजरात में है, और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारे। तो अभी जो है ये 2020 वगैरह की बात है, तो यह स्थल आपको ध्यान रखना है, कोटदा भादली नाम है इसका, लिख देता हूँ। एक गुजरात से प्राप्त स्थल है, और इस स्थल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको आपको याद रखना है। कोटदा क्या क्या है? कोटदा, कोटदा भादली, भादली यह स्थल आपका गुजरात में है, गुजरात में, गुजरात में है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डेयरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं? डेयरी यानी दुग्ध पालन का साक्ष्य यहाँ पे मिला है, डेयरी का साक्ष्य, डेयरी का साक्ष्य मिला है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोटदा या कोटदा भादली है, और यह स्थल आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही कुछ स्थल, नए स्थल खोजे गए थे, जैसे आपको ध्यान रखने हैं, कुछ स्थल हैं जैसे बेंगी कोट, बेंगी कोट, बेंगी कोट स्थल, ये थार के मरुस्थल में खोजा गया था, थार का मरुस्थल। ये नए स्थलों की बात हो रही, जो नए स्थल हैं खोजे गए हैं। बेंगी कोट, एक है करीम शाही, करीम शाही, करीम शाही, ये आपका गुजरात में है। तो ये अन्य दो स्थल भी आपको ध्यान रखने हैं, जो नए स्थल हैं खोजे गए हैं, जल्दी हाल फिलहाल में खोजे गए स्थलों में इनको हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वह कैसे था, आर्थिक जीवन की चर्चा करेंगे, कैसे उनका आर्थिक जीवन चलता था, क्या क्या महत्वपूर्ण उनके व्यवसाय थे, कार्य थे, उसकी चर्चा हम फटाफट देखेंगे। तो चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखेंगे क्या आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखते हैं। आर्थिक जीवन, अब आर्थिक जीवन में आपको ध्यान रखने हैं कि इनका मुख्य काम जो था वह आपका कृषि था, पशुपालन था, और साथ साथ में आंतरिक व बाह्य व्यापार था। तो आपको ध्यान रखना, कृषि, पशुपालन, पशुपालन तथा आंतरिक, आंतरिक एवं यानी अपने देश के अंदर भी व्यापार और साथ साथ में बाह्य व्यापार, बाहर भी व्यापार होता था। जैसा कि फारस की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई हैं, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो है जो विदेशी व्यापार है वह भी होता था। तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, और बंदरगाह भी हैं, तो बंदरगाह के माध्यम से जो है बाह्य व्यापार भी होता था। मोहरें आदि इसकी जो है प्रमाणिकता को पुष्ट करती हैं। तो कृषि, पशुपालन तथा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार ये मुख्य व्यवसाय थे, मुख्य व्यवसाय था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं वस्तुएं, वस्तुएं, और साथ साथ में देश या क्षेत्र। तो कहां से कौन सी वस्तुएं कहां पे आयात की जाती थी, तो आपको ध्यान रखना। तो अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, सोना, सोने का आयात अगर हम देखें तो ईरान, अफगान, कहां से किया जाता था, ईरान, अफगान एवं दक्षिण भारत जो है, और खासकर कर्नाटक, कर्नाटक में सोने के खाने आज भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सोने का जो आयात है करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो कहां से करते थे, ईरान, अफगान और आपका दक्षिण भारत, कर्नाटक, यहाँ लिख लेते हैं कर्नाटक, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो चांदी, तो चांदी का भी कहां पे, तो ईरान एवं अफगान, अफगान। तीसरी बात करें तो यहां ध्यान रखना है आपको, टिन, टिन भी, टिन भी यहीं से करते थे। अगर चौथे की बात करें तो आपको ध्यान रखना है तांबा,
तांबा, तांबा को स्टेटाइट बोलते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो तांबा को स्टेटाइट नहीं, सेलखड़ी को बोलते हैं। जैसा कि खेतड़ी से मुझे सेलखड़ी याद है, तो तांबे का जो है खेतड़ी, खेतड़ी, और साथ साथ में तांबे को तो कॉपर ही बोलते हैं। खेतड़ी ये राजस्थान में है, खेतड़ी से मुझे सेलखड़ी याद आएगा। तो खेतड़ी आपका राजस्थान, और आपको राजस्थान साथ साथ में बलूचिस्तान, यहाँ से क्या होता था, तांबे का आयात होता था। तांबे का आयात कहाँ से, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान। सेलखड़ी, अगला सेलखड़ी है, उसको स्टेटाइट बोलते हैं। तो सेलखड़ी की बात करें, सेलखड़ी जिससे मोहरें बनती थी, सेलखड़ी, यहाँ पे स्टेटाइट बोलते हैं, स्टेटाइट। और इसकी अगर बात करें तो सेलखड़ी का जो आपको ध्यान रखना है, सेलखड़ी का राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान, राजस्थान, इससे मोहरें बनाई जाती थी, राजस्थान, गुजरात एवं बलूचिस्तान, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, गुजरात एवं बलूचिस्तान से क्या सेलखड़ी आदि का जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें सेलखड़ी के बाद में आपको ध्यान रखना है शंख और कौड़ी। शंख कौड़ी, शंख है, शंख एवं कौड़ी, कौड़ी हो, दो कौड़ी के लोग हैं तो वही कौड़ी है, ध्यान रखिएगा। शंख एवं कौड़ी की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बदख्शां, 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 और ये अफगान में है, अफगान में, बदख्शां में नहीं है, बदख्शां नहीं है। आपको ध्यान रखना है शंख एवं कौड़ी का जो निर्यात होता था वह सौराष्ट्र, बदख्शां से नील का आयात होता था, बदख्शां से नील का, बदख्शां से क्या, नील आयात होता था, नील, नील, ध्यान रखिएगा। तो नील का आयात बदख्शां, ये अफगानिस्तान में है, और कौड़ी और साथ साथ में शंख, इसका जो है सौराष्ट्र, जो गुजरात, गुजरात। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये आपके आयातित वस्तुएं हैं, और साथ साथ में देश या क्षेत्र ये है, कहाँ कहाँ से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। अब देखिए फटाफट, सैंधव-कालीन स्थलों में शिल्प अगर हम देखें, शिल्प, शिल्प व धातुकला क्या थी, शिल्प व धातुकला, सैंधव-कालीन शिल्प और धातुकला। तो ध्यान रखिएगा, व्यापार जो है सिंधुकालीन शिल्प एवं धातु कला देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे व्यापार जो होता था, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय में आपको एक के बदले, जैसे अगर मान लीजिए हम गेहूं ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं, आप चावल का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमने आपको गेहूं दिया, बदले में आपसे चावल लिया, ये होता है वस्तु विनिमय का व्यापार, जिसमें वस्तुओं के माध्यम से हम एक दूसरे से जो है हस्तांतरित करके, बदल के आपका हम व्यापार करते हैं। तो इसमें ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। और धातुओं की मोहरों, धातुओं की मोहरों का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसा मैंने बताया था, धातु नहीं, धातुओं की मोहरें का प्रयोग नहीं, बल्कि मोहरों का प्रयोग नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, धातुओं की जो मोहरें हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। तो अगर धातु नहीं है तो फिर वह आपका यूजलेस है, और ना कोई इसमें कोई ऐसी सरकार थी जो किसी के ऊपर बाध्यता कर दे कि यह इस देश की मुद्रा है या मोहर है जो प्रचलन में रहेगी। तो धातु भी नहीं था, और सेलखड़ी का जो है मोहर बनाया जाता था, तो सेलखड़ी इतना उपयुक्त जो है कोई ऐसा मटेरियल नहीं था। तो इसलिए ज्यादातर जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से आपका होता था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धातुओं की मोहरों का प्रयोग नहीं हुआ है। और लोथल से फारस की, मैंने बताया था कि फारस की मोहरें प्राप्त हुई थी, फारस की मोहरें, तो फारस से व्यापार करते थे लोथल से। फारस की मोहरों का जो साक्ष्य है वह लोथल से, और लाल व काले मृत भांड प्राप्त होते हैं। तो इस शिल्प में आपको ध्यान रखना, लाल एवं काले रंग के मृद भांड, काले मृद भांड प्राप्त होते हैं। ठीक है,
मिट्टी के बर्तन जो हैं लाल एवं काले दोनों प्रकार के यहाँ पे प्राप्त होते हैं और बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग किया जाता था और सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही ऐसा किया। बर्तन बनाने का आज भी जो है आपके जो बर्तन बनाने वाले होते हैं वो चाक का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए करते हैं। तो बर्तन बनाने का के लिए आपको ध्यान रखना है के लिए जो है चाक का प्रयोग करते थे। चाक का प्रयोग करते थे और ऐसा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही ऐसा किया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शिल्प ये धातु कला में आपको ध्यान रखने हैं। तो बैल बत्तख एवं पाषाण स्तंभ सबसे पवित्र माने जाते थे। बैल बत्तख एवं एक जो कुबड़ वाला बैल ज्यादा प्रसिद्ध था, पाषाण स्तंभ, ये पवित्र माने जाते थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये नोट में आप लिख सकते हैं या किसी अन्य दृष्टि से आपको बस कुल मिला के आपको फैक्ट है याद रखिएगा। नगर नियोजन में हमने चर्चा कर ली थी बहुत अच्छे से कि नालियों का बहुत विकसित रूप देखने को मिलता है। साथ में सड़कों का बढ़िया ग्रिड पद्धति पर सड़कें बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई वहां पे बनाई गई थी। नगर नियोजन बहुत ही उत्कृष्ट था। इसीलिए कहा जाता है विश्व में प्रथम नगरीय सभ्यता ये मानी जो जाती है वह आपकी सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत विस्तृत विकसित आपकी सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन मिलता है। तो नगर नियोजन देख लेते हैं। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन में आपको विकसित सड़कें और नालियों का जो है विकास देखने को मिलता है। सड़कें और नालियों एवं नालियों का विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। सड़कें जो बनाई जाती थी वो ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा था। ऑक्सफोर्ड पद्धति इसको बोलते हैं थे। और सड़कों का निर्माण मिट्टी से ही होता था और इनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर चौड़ी ये सड़कें बनाई जाती थी और मिट्टी का ही प्रयोग होता था। सड़कें बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और सूरकोटदा एवं लोथल के नगर एवं दुर्ग टीले जो है एक ही रक्षा प्राचीर से जुड़े थे। एक ही रक्षा प्राचीर से उनको घेरा गया था। कहाँ पे? सूरकोटदा एवं लोथल के नगर एवं दुर्ग टीले। मैंने बताया था दो भागों में जो है नगर विभाजित थे, पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को क्या बोलते थे? दुर्ग टीला। और पूर्वी टीले को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आपका जो है नगर टीला। तो लोथल सुरकोटडा और लोथल, हाँ लोथल दोनों के नगर जो है, दोनों के नगर एक ही रक्षा प्राचीर, यानी नगर टीला मैंने बताया था नगर टीला होता था जो नीचे होता था इसके, और ऊपर होता था दुर्ग टीला। और वहां पे मैंने दोनों के लिए अलग अलग प्राचीर लोग, खासकर हड़प्पा में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे लोथल और आपके ये जो सुरकोटडा है, यहाँ के ये दोनों टीले जो हैं, यहाँ के सुरकोटडा एवं लोथल, इन दोनों के जो है स्थलों के दुर्ग टीले और नगर टीले, इन दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री कह सकते हैं। बाउंड्री एक ही रक्षा प्राचीर से इनको घेरा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख जो आपकी फसलें हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रमुख फसलें अगर देखें तो गेहूं जौ ही है। गेहूं तथा जौ यह प्रमुख है, ठीक है। गेहूं जौ ये सबसे प्रमुख खाद्यान्न थे, ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न थे। खाद्यान्न लिख लीजिए यहाँ पे, खाद्यान्न। और बात करें फसलों की, कितने फसलें यहाँ पे देखने को मिलती हैं फसलों में देखें अगर तो गेहूं, जौ, साथ साथ में चावल
चावल या धान बोल दीजिए, चावल। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है गेहूं की इसमें आपको 3 किस्म देखने को मिलती है। कितनी? 3 किस्म। गेहूं की 3 किस्म, जौ की 2 किस्म, 2 किस्म, 2 वैरायटी। और सबसे उत्तम किस्म कहाँ मिला था? उत्तम किस्म बनावली से मिला था, हरियाणा बनावली से। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाजरा, तिल व सरसों, सरसों के ढेर मिले थे, मैंने बताया था। तिल के ढेर मिले थे, बाजरा, तिल, सरसों, बाजरा, तिल, सरसों, और साथ साथ में कपास, कपास। तो ये आपके कितने जो है कुल मिलाकर अगर फसलों की बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया। गेहूं के 3 किस्म थे, जौ के 2 किस्म, बाजरा मिला है, तिल मिला है, सरसों मिला है, कपास। कपास का भी जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। और सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय अगर देखें तो उसको किसको? यूनानियों को जाता है, यूनानियों को जाता है कपास की खेती। और उन्होंने कपास को क्या कहा था? सिंडन, सिंडन कहा था, सिंडन, सिंडन, सिंडन कहा था किसने? यूनानियों ने। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का एक जो है स्थल है, हरियाणा का एक स्थल है जहां से आपको क्या कपास की खेती के साक्ष्य मिले थे। हरियाणा का स्थल, हरियाणा का स्थल है, और यह स्थल का नाम है नाल। तो नाल हरियाणा से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो कपास की खेती का श्रेय किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। और यूनानियों ने इसको सिंडन कहा। अब भारत में अगर देखें तो हरियाणा से जो है कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हरियाणा में नाल नामक स्थान से। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नगन नियोजन वगैरह सब हो गया, मैंने फसलों को भी बता दिया कि जो है कौन कौन से फसल थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फसल काटने के लिए पत्थर और हंसिया का प्रयोग किया जाता था। फसल काटने के लिए, फसल काटने के लिए जो है, काटने के लिए पत्थर, पत्थर एवं हंसिया, हंसिया का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे कोई भी फावड़े, फावड़े या हल, हल का बना हुआ रूप मिला है, लेकिन हल जो उस तरीके का हल होता है, तो ध्यान रखिएगा फावड़े व हल का साक्ष्य यहाँ स्पष्ट नहीं मिलता है। हल के मिट्टी के हल बनाए हुए ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिले थे, उसको ध्यान रखिएगा। तो फावड़े हल का साक्ष्य नहीं मिलता, पत्थर एवं हंसिये से फसलों को काटा जाता था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट में एक बात और करना चाहेंगे, और उसको भी आप देख लीजिए संपूर्ण। अब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता की देन क्या है। भारत को सैंधव सभ्यता की देन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन। हालांकि अभी इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, सिंधु सभ्यता, सभ्यता की देन, देन क्या है? तो सिंधु सभ्यता की देन में आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले में मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज, ठीक है। जैसा कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सब मतलब ज्यादातर स्थलों से जो है मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, लेकिन आपको रंगपुर वाला याद रखना है। तो मातृ सत्तात्मक समाज ये इंगित करता है, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मातृ देवी की प्रतिमा या मूर्ति संपूर्ण सैंधव सभ्यता से या तो मोहरों पर प्राप्त हुई या मूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। तो ये संपूर्ण सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई है, लगभग रंगपुर को छोड़ दिया जाए अन्य स्थलों पे भी, तो इसको ध्यान रखिएगा, लगभग जो है प्राप्त हुई। मातृ देवी की उपासना, उपासना। तीसरा लिंग व योनि की, योनि की पूजा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पशुपति नाथ, पशुपति जिसको जॉन मार्शल ने आदि शिव कहा था, पशुपति नाथ की पूजा, पूजा।
पूजा। उसके बाद अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है मूर्ति पूजा, मूर्तियों मिली है तो मूर्ति पूजा भी मान सकते हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। छठा आपको ध्यान रखना है स्वास्तिक पूजा, स्वास्तिक। और स्वास्तिक की बात करें तो स्वास्तिक को ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से प्राप्त स्वास्तिक की पूजा, स्वास्तिक मिला था हड़प्पा से, तो उसको ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा, स्वास्तिक पूजा, साथ में पीपल पूजा, साथ में पीपल पूजा। और मैंने बताया था कि भारत का जो पश्चिमी आपका स्थल है माना जाता है वह है नागेसर, जो गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला है? नागेसर से, नागेसर से, नागेसर से शंख, शंख भी मिला है, तो ये शंख की पूजा मान सकते हैं, नागेसर से शंख मिला है। तो ये सिंध सभ्यता की देन है। और संपूर्ण सिंधु सभ्यता में मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और तलवार से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऐसी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोहे के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से, तलवार से भी परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये सारे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यह सभ्यता आपको पता है लोहयुगीन सभ्यता के साथ साथ में पाषाण सभ्यता के मध्य की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता का यह एग्जाम्पल है। कांस्य में आपको कांसे और टिन का मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए यहाँ पे लोहे के साक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं होते। तो इतना बातें हमारी चर्चा हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो है सिंधु सभ्यता में अगर बात करें तो पतन कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कई विद्वान हैं, सबका अलग अलग मत है, बस उसको आपको ध्यान रखना है। फटाफट उसको भी करवा दें। यहाँ लिख लेते हैं विद्वान और यहाँ लिख लेते हैं मत। किसका क्या मत है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता जो कि इतनी बढ़िया नगरीय विकसित सभ्यता थी और उसका पतन ऐसे कैसे हो गया। तो इसमें बहुत विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है, तो उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे कहीं ना कहीं वो भी तथ्य पूछा जा सकता है, तो एक एक करके हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे, आप लोग बस देखते चलिएगा। तो इसमें आपको गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, मार्टिन व्हीलर है एंड मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा है आपको ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने कहा है कि ये बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ है, किसी आक्रांता ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो यहाँ तक व्हीलर जो है मार्टिन व्हीलर वो तो कहते हैं कि यहाँ पे इंद्र देव ने यहाँ पे आक्रमण किया, तभी यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। तो वो इंद्र को दोषी मानते हैं और बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। तो गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर ने यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाह्य आक्रमण बताते हैं। क्या बताते हैं? बाह्य आक्रमण। और इसमें बाह्य आक्रमण में इन्होंने कहा कि जो बाह्य आक्रमण लिख देता हूं, इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। तो आर्यों के आक्रमण को यह बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण है। और मार्टिन व्हीलर खासकर इंद्र भगवान को कहते हैं कि इंद्र का जो है आक्रमण हुआ था यहाँ पे। अब बात करें जॉन मार्शल का, जॉन मार्शल। आज क्लास थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन ये आज हम इसको समाप्त करेंगे। तो इन्होंने कहा कि बाढ़ का कारण है, बाढ़ कारण है, साथ साथ में इन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता भी कारण हो सकती है। प्रशासनिक शिथिलता यानी प्रशासन सही से नहीं संभाला गया हो या योग्य कोई ऐसा शासक नहीं रहा हो जो लास्ट में, तो उसको भी इन्होंने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता रही होगी या तो बाढ़ हो सकता है। तो जॉन मार्शल का वही याद रखना है आपको। बात करें तो यहाँ पर KUR कनेडिया, KUR कनेडिया, तो इन्होंने कहा कि ये महामारी विशेषता, मैंने बताया था KUR कनेडिया को आपका जो है महामारी का साक्ष्य मिला था। तो इन्होंने कहा कि महामारी
इन्होंने महामारी का साक्ष्य मिला और विशेषता इनको मिला था किसका, आपका जो है मलेरिया। तो KUR कनेडियन ने बताया कि महामारी के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई थी और विशेषकर कौन सी महामारी, मलेरिया, इन्होंने बताया था। ठीक है। चौथा आपको याद रखना है ऑरल स्टाइन एंड अमलानंद घोष, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, क्या बताया है, जलवायु परिवर्तन बताया, कारण जलवायु परिवर्तन बताया है कि इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ और यह सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और इनका कहीं ना कहीं यह तथ्य थोड़ा सा प्रामाणिकता लिए हुए है और इसी को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों में यह सबसे प्रामाणिक माना जाता है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। और इसको ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना, जो अभी मैंने बताया था नए स्थल जो खोज हुए थे, जिसमें आपको करीम शाही तथा बेंगी कोट, ये जो स्थल थे, यहाँ से आपको जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। और इससे क्या पता चला है कि आपदा से इसके पतन हुए थे। और ये दोनों मैंने बताया था कि गुजरात तथा थार के मरुस्थल में ये स्थल है। ये आपका गुजरात में है और बेंगीकोट जो है वो आपका थार के मरुस्थल में है। तो यहाँ से बेंगीकोट और आपका करीम शाही, इन दोनों स्थलों से प्राप्त होता है कि जलवायु परिवर्तन से ही इस सभ्यता का विनाश हुआ था, आपदा से विनाश हुआ था। और इनका नाम याद रखना है किसका, ऑरल स्टाइन और अमलानंद घोष। इन्होंने जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के विनाश का कारण बताते हैं और सबसे ज्यादा प्रामाणिक तथ्य भी यही है। तो हालांकि यह प्रामाणिक है और साथ साथ में ये दो स्थल जो करीम शाही और बेंगीकोट खोजे गए, यहाँ से इसकी इनकी प्रामाणिकता को ये स्पष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के कई कारण, जो विनाश के कारण हैं, वो कई विद्वान बताते हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो सब याद रखना। और ज्यादातर जो प्रामाणिक है वह जलवायु परिवर्तन, ये क्लाइमेट चेंज, इसको माना गया है। तो इस प्रकार आज की चर्चा में हमारा संपूर्ण सिंधु सभ्यता की हमारी जो भी चर्चा आवश्यक थी सब हो चुकी है। तो इस प्रकार पिछले 6 क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे से देखा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गहराई से, कितने तथ्यों के साथ मैंने इस सभ्यता को समेटने का प्रयास किया है। हो सकता है कोई तथ्य आपने पढ़ा हो या नहीं बताया गया, क्योंकि नहीं बताया गया हो उसका रीजन ये भी हो सकता है आपने गाइड या आपने कोई पुस्तक ऐसी पढ़ी हो जो पुस्तक आपका एथेंटिसिटी नहीं रखती, वो एथेंटिक बुक नहीं है, या उनका जो तथ्य है वह प्रमाणित नहीं है, तो उनको मैंने यहाँ पे छोड़ा है। बाकी ऐसे तथ्य जो प्रमाणिक हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है और बहुत ही गहराई के साथ मैंने सिंधु सभ्यता को समाप्त किया है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अपना एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ साथ में जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अवश्य कर लेना। और यह हमारी क्लास निरंतर आपके सम्मुख आती रहेगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक की तरफ, और उसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता की चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज की क्लास, आज का व्याख्यान यहीं पे होता समाप्त। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।